हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है लेसन है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक से लिया गया टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अबाउट द ऑथर सेक्शन है, एनी स्टिंग इसकी ऑथर है। Annie Singh was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनी स्टिंग का जन्म राउरकेला में हुआ और इन्होंने अपना जो बचपन है और अडोलसेंस पीरियड है, जो टीन एज पीरियड है, ये राउरकेला में स्पेंड किया, बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स। उनके पेरेंट्स जो दोनों के दोनों माता पिता वो लेखक थे। एनी स्टिंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। एनी स्टिंग ने अपना करियर जो है इंडिया में एक लेखक के तौर पे ही शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। एनी स्टिंग भारत और विदेश में भी एक जो है एडिटर और कॉलमिस्ट के रूप में बड़े बड़े न्यूज़पेपर में उन्होंने काम किया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Stories of Stolen Childhood। और ये जो छोटा सा एक पैरा लिया गया है, ये भी उनकी जो लॉन्ग बुक है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है। Here she analyzes the grinding poverty and tradition which condemn these children to life of exploitation। अब यहाँ पर जो है वो एनालाइज कर रही है, विश्लेषण कर रही है एक बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी फैली है और जिसकी वजह से बच्चों का शोषण किस तरह से हो रहा है, इस पर जो है विश्लेषण करती है इन स्टोरीज़ में। तो मेनली चाइल्डहुड का जो एक्सप्लॉयटेशन है उस पर है ये। यहाँ से आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये आपकी फर्स्ट स्टोरी, दो स्टोरीज है इसमें शॉर्ट। तो फर्स्ट स्टोरी का टॉपिक है, आपका टॉपिक का नेम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब राइटर कहती है कि मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। ठीक है, मैंने साहिब से पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वाई डू यू डू दिस? ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। होम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्काउंटिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। जिससे कि मैं रोज़ मिलती हूँ, मतलब जिससे आई एनकाउंटर, यहाँ एनकाउंटर मीन्स मीट है। ठीक है, तो जिससे कि मैं रोज़ मिलती हूँ, एवरी मॉर्निंग हर सुबह मिलती हूँ, जबकि वो गोल्ड मतलब गोल्ड से मतलब यहाँ पर प्रेशियस थिंग है, कोई कीमती चीज़ गार्बेज से ढूंढ रहा होता है, जो कि मेरे नेबरहुड में डंप किया जाता है, मतलब फेंका जाता है गार्बेज। वहाँ पर से जो है वो कुछ प्रीशियस चीज़ ढूंढ रहा होता है एवरी मॉर्निंग। वहाँ उससे राइटर पूछती है। स्क्राउंडिंग फॉर, सर्चिंग फॉर, मतलब ढूंढ रहा होता है। तो राइटर उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो। साहिब जो है बॉय है, इसने अपना जो घर है काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। Set amidst the green field of Dhaka. His home is not even a distant memory। अब जो उसका जो घर था वो ढाका के अच्छे हरे भरे खेतों मैदानों के बीच में था, और जो कि अब उसकी मेमोरी में दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। मतलब वो उसको अपने घर को भूल चुका है, काफ़ी पहले वो लॉन्ग अगो काफ़ी पहले छोड़ चुका था। ठीक है, ढाका बांग्लादेश। ठीक है, There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। अब उसकी मदर उसको बताती है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफान आए थे, जिनकी वजह से उनके घर और मैं जो वो है सारे तबाह हो गए, नष्ट हो गए घर और फील्ड्स। ठीक है, दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसी वजह से उन्होंने वो छोड़ दिया वो जगह ढाका
वो छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही लिव्स नाउ, और ऐसे शहर में जहाँ की वो अब आ गए हैं, रहते हैं बड़े शहर में, वहाँ पर कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते प्रीशियस थिंग। ठीक है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। अब जब क्वेश्चन किया है राइटर ने उससे कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो वो आंसर देता है, ही मटर्स, वो बोलता है, मटर्स बोलना, ठीक है, बड़बड़ाना। तो कहता है कि आई हैव नथिंग टू डू एल्स टू डू, मेरे पास तो कुछ भी और करने को नहीं है। लुकिंग अवे, उधर देखते हुए कहता है, गो टू स्कूल आई से ग्लिबली। तो राइटर जो है उसको बिना मतलब कुछ सोचे, ग्लिबली या विदाउट थिंकिंग है, बिना कुछ सोचे समझे कह देती है कि फिर स्कूल जाओ, रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, बिना सोचे कि कितना जो एडवाइस कर रही है स्कूल जाने के लिए कितना ही मतलब बेकार सा एडवाइस है, ये सोचे बिना ही वो उनको उसको कह देती है। ठीक है, अब देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, वैन दे बिल्ड वन आई विल गो। अब वो आंसर देता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आस पड़ोस में तो कोई स्कूल है ही नहीं, और जब वो बना देंगे तो मैं स्कूल चला जाऊंगा, आई विल गो। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंगली। अब राइटर उससे कहती है मजाक करते हुए कि अगर मैं एक स्कूल बनाती हूँ तो क्या तुम आओगे। येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, तो काफ़ी मुस्कुराते हुए, बड़े अच्छे से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं आऊँगा, येस। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। अब राइटर मैं देखती हूँ कि कुछ दिनों के बाद जो है वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है। इज़ योर स्कूल रेडी, और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से। अब मैं कहती हूँ कि इसको बनने के लिए, तो स्कूल को बनने को तो काफ़ी समय लगता है। एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ड। अब राइटर जो है काफ़ी हिचकिचाती है, अपनी एम्बेरस्ड होती है, जो कि उन्होंने ऐसी प्रॉमिस कर दी थी जिसे वो मीन नहीं करती थी, मतलब वो ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहती थी एक्चुअल में, बट उन्होंने ऐसे ही बस बिना सोचे समझे प्रॉमिस कर दिया था, तो उससे काफ़ी एम्बेरस फील करती है। बट प्रोमिस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ड। अब कहती है, राइटर कहती है कि बट ऐसे प्रोमिस जैसे कि मैंने किए थे, उसके जो ब्लीक वर्ड है, उसका जो डार्क वर्ड है, उसका जो दुनिया है, अंधेरी दुनिया है, उसमें तो काफ़ी होते होंगे। अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, बहुत सारे होते होंगे। After months of knowing him, I asked him his name, साहिब आलम, he announces। और फिर काफ़ी समय से उसको जानते हुए, काफ़ी महीनों से उसको जानते हुए, मैंने उससे पूछा उसका नाम, तो उसने बताया साहिब आलम। ही अनाउंसेस टेल्स, मतलब वो बताता है कि साहिब आलम उसका नाम है। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, बट उसको इसका मतलब नहीं पता था। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब था, साहिब आलम का क्या मतलब था, ये उसको नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, अब अगर वो इसका मतलब जानता, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स किसका मतलब है, साहिब आलम का मतलब। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मतलब पूरे ब्रह्मांड का राजा। ठीक है, अगर ये मतलब उसको पता होता है, ही वुड हैव हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसको इस पर विश्वास करने के लिए काफ़ी मुश्किल होती। ठीक है, अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट, ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। अब अपने नाम के मतलब से अनभिज्ञ होकर, अनअवेयर होकर, अनजान होकर वो घूमता है। ही रोम्स होता है घूमना, द स्ट्रीट्स सड़कों में घूमता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ बॉय। आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ बॉयज़ को, जब बहुत सारे लड़के तो उनको आर्मी ऑफ बॉयज़ कहेंगे। तो ऐसे लड़कों के साथ जो कि मॉर्निंग में जैसे बर्ड्स अपीयर होती है ना, वैसे अपीयर हो जाते हैं, और नून में मतलब दोपहर के समय वो गायब हो जाते हैं, बिल्कुल बर्ड्स की तरह। तो उनके साथ वो घूमता रहता है अपने नाम का एक्चुअल मतलब जाने बिना। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब राइटर कहती है कि कुछ ही महीनों में मैं उन सबको जो है, ईच ऑफ देम, एक एक को जानने लगती हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो, तुम चप्पल्स क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो कहता है कि मेरी मदर तो निकाल के ही शेल्फ से नहीं देती है, बिल्कुल आराम से, मतलब सीधेपन से, भोलेपन से आंसर देता है वो।
even if she did he will throw them off eggs another। अब दूसरा इस बात में ऐड कर देता है दूसरा जो बॉय है कि अगर वो उतार के दे भी दे उनको तो वो तो उसको फेंक देगा, मतलब इवन इफ शी डिड, अगर वो उतार के देती है, ही विल थ्रो देम ऑफ, वो तो उनको फेंक देगा। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, क्योंकि ऐसे चप्पल्स को तो कोई नहीं पहनता जो कि मैच आपस में नहीं करते, मतलब एक डिफरेंट चप्पल एक दूसरी चप्पल हो तो उसको कौन पहनेगा, तो वो फेंक देगा। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, और जब मैं इसके बारे में पूछती हूँ कमेंट करती हूँ तो वो सिर्फ सफल्स करता है, मतलब अपने पैरों को हिलाता है ऐसे झिझक में और फिर कुछ भी नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज थर्ड बॉय हु वॉज नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ। तो एक आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय, एक तीसरा लड़का कहता है कि मुझे शूज़ चाहिए, आई वॉन्ट शूज़, मैं शूज़ चाहता हूँ। और जिसने कि ऐसा लड़का जिसने कि पूरी अपनी लाइफ में कभी भी उसके पास एक पेयर एक जोड़ा जूता उसका अपना नहीं हुआ, वो कहता है कि मुझे तो शूज़ चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ एंड विलेजेस रोड्स। अब राइटर कहती है कि पूरे देश में घूमने के दौरान मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है शहरों में और गाँव में, ठीक है, गाँव के रोड्स में सड़कों में नंगे पैर घूमते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और इसके लिए वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो कोई मतलब पैसे की कमी की वजह से नहीं घूमते हम नंगे पैर, बल्कि ये हमारा क्या है, ट्रेडिशन है, प्रथा है ऐसी घूमने की। आई वंडर इफ़ इट इज़ ओनली एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो मतलब राइटर हैरान होती है और उनको पता होता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ अपनी पॉवर्टी से बचने के लिए, स्टेट ऑफ पॉवर्टी से बचने के लिए, मतलब अपनी गरीबी को छुपाने के लिए एक तरह से वो बहाना करते हैं कि ये तो हमारा ट्रेडिशन है। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब राइटर कहती है कि मुझे एक स्टोरी याद आती है जो कि मुझे एक मैन ने, एक आदमी ने बताई थी जो कि उडुपी से था। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। अब वो कहता है कि जो मैन जो है उसने अपनी स्टोरी बताई कि जब वो बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था, जो कि स्कूल के साथ उसके एक टेम्पल था। ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, मतलब पुराना सा टेम्पल था, वेयर हिज फादर वॉज प्रिस्ट, और उसके वहाँ पर जो वो मंदिर था टेम्पल था वहाँ पर उसके फादर जो है पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और वो जो है वहाँ पर थोड़ी समय के लिए रुकता था, मतलब टेम्पल के पास, और प्रे करता था एक जोड़ी जूतों के लिए। अब वो स्टोरी सुना रहा है किसको, राइटर को, हमारी राइटर एनीस जंग को। 30 years later आई विजिट हिज टाउन एंड द टेम्पल। अब 30 years later 30 साल के बाद आई विजिटेड, आई कौन है, अब राइटर है हमारी एनीस जंग, विजिट करती है उस जो जिसने स्टोरी सुनाई थी उसके शहर को और उस टेम्पल को, which was now drowned in an air of desolation। अब जो कि वो टेम्पल था वो काफ़ी अकेला सा पड़ गया था, अकेला सी जगह पर था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट। अब पीछे देखती है उस मंदिर के पीछे वहाँ पर एक नया पुजारी रहता था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर देखती है राइटर कि वहाँ पर लाल और वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के प्लास्टिक के चेयर्स रखे हैं। और यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक छोटा सा बच्चा है जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी है। वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, और उसने सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए, मतलब जूते और जुराबें पहनी हुई। अराइविंग पेंटिंग, और हाँफता हुआ आता है वो बच्चा। एंड थ्रू हिज बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और अपने बैग को एक फोल्डिंग वाले बेड पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes। अब देखो उसको देखते हुए, उस बच्चे को देखते हुए जो कैसा करता है, उसको देखते हुए अनीस जंग जो हमारी राइटर है उनको रिमेंबर, उनको याद आती है एक प्रेयर, एक दूसरे बच्चे की प्रेयर जो कि वो करता है गॉडेस से, भगवान जी से। व्हेन ही फाइनली, जबकि उसको मतलब फाइनली अपने एक पेयर ऑफ शूज़ मिलते हैं तब वो प्रे करता है भगवान से। क्या प्रे करता है, लेट मी नेवर लूज़ देम, कि भगवान जी मतलब इस ये शूज़ मेरे से कभी भी ना खोए, मतलब हमेशा मेरे पास रहे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। अब
राइटर कहती है कि शायद भगवान जी ने उसकी जो प्रेयर है वो उसको ग्रांट कर दी, मान ली भगवान जी ने। यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़। अब ये दिखता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जैसे कि वो प्रिस्ट का बच्चा है, उनके पास उन्होंने जो है शूज़ पहन रखे थे। इससे लगता है कि उसकी प्रेयर जो है भगवान जी ने सुन ली है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पर बहुत सारे और भी बच्चे हैं, जैसे कि है जैसे कि हमारे राइटर हैं, इनके पड़ोस में जो रैग पिकर्स बच्चे रहते हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, ये तो अभी भी शूलेस है, मतलब अभी भी इनके पास जूते नहीं हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, 8 miles away from it metaphorically। तो राइटर कहती है कि मेरी जो जान पहचान थी इन रैग पिकर्स बच्चों के साथ, जो ये नंगे पैर कूड़ा उठाने वाले बच्चे थे, इनके साथ जो मेरी जान पहचान थी, इसकी वजह से राइटर कहाँ पहुँच जाती है, सीमापुरी पहुँच जाती है। मैं जो है सीमापुरी पहुँच जाती हूँ, ऐसे कहते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी। और ये प्लेस जो सीमापुरी है कहाँ पर है, दिल्ली के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ एक जगह है। 8 माइल्स अवे फ्रॉम इट, मतलब सिम्बॉलिकली जो है ये काफ़ी दूर है, बहुत दूर है, माइल्स अवे है दिल्ली से, बट इसको मतलब दिल्ली के किनारे बसा हुआ शहर ही कहते हैं सीमापुरी। तो यहाँ पहुँच जाती है कौन, राइटर। Those who lives here are squatters who came from Bangladesh back in 1971। अब जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ से, वो स्क्वैटर्स है। स्क्वैटर्स ऐसे पर्सन्स होते हैं जिन्होंने परमिशन नहीं ली होती है और अनयूज्ड लैंड में रहना शुरू कर देते हैं, उनके पास कोई लीगल परमिशन नहीं होती है। तो जो यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वैटर्स होते हैं, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, जब बांग्लादेश अलग होता है ना, आज़ाद होता है पाकिस्तान से, उस समय वो आ गए थे और यहाँ पर रहने लगे थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम। तो साहिब जो है उसकी फैमिली भी इन्हीं फैमिली में से एक थी, स्क्वैटर्स थी वो भी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। और सीमापुरी उस समय जो है काफ़ी वेस्ट लैंड था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। बट अभी भी वेस्ट लैंड ही है, बट अभी इसको जो है खाली नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टीन एंड tarpaulin, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लीव 10,000 रैग पिकर्स। अब कहते हैं कि यहाँ पर जो है मड के बनाए हुए स्ट्रक्चर्स है, मतलब जो घर हैं वो किसके बने हुए हैं, मड के बने हुए हैं। और किसके बने, विद रूफ ऑफ टीन, और उनकी जो छत बने हैं वो टीन के या फिर तारपोलिन मतलब जो तिरपाल होती है उसके बने हुए हैं। डिवॉइड और सेवेज, मतलब यहाँ पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, रनिंग वाटर बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पर जो है 10,000 रैग पिकर्स ऐसी अवस्था में रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। और वो यहाँ पर कम से कम 30 सालों से रह रहे हैं बिना किसी पहचान पत्र के। विदाउट परमिट बट विद राशन कार्ड्स दैट गेट देम देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट। विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, लीगल कोई उनके पास परमिशन नहीं है, बट उनके पास राशन कार्ड्स हैं, उन सबके पास राशन कार्ड्स है, और जिसकी वजह से दैट गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, जिसकी वजह से उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में आ गए हैं। एंड एनेबल्स देम टू बाय ग्रेन्स, और इसी वजह से राशन कार्ड की वजह से उनको जो है वो मतलब अनाज खरीद सकते हैं सरकारी दुकान से। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी। अब उनके लिए जो है खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहचान से भी, मतलब जीने के लिए, फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए उनको खाना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि आइडेंटिटी। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sari. When I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब जब वो राइटर उससे मतलब उनसे पूछती है तो वो एक औरत जो है फटे हुए साड़ी में, टैटर्ड साड़ी में जो होती है, वो जवाब देती है कि अगर दिन के एंड में, इफ़ द एंड एट द एंड ऑफ डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर दिन के एंड में मतलब जब शाम होती है कम से कम हम अपने फैमिलीज़ को खाना खिला सकते हैं,
और मतलब बेड पे जा सकते हैं, सोने के लिए जा सकते हैं विदाउट एक्टिंग स्टमक, मतलब बिना खाली पेट के, से दर्द होती है ना पेट में खाली पेट, तो उस बिना उस दर्द के जा सकते हैं बेड पर। वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम यहीं पर रहेंगे, ना कि उन खेतों में जहाँ पर भी कुछ भी ग्रेन नहीं होता है, कोई भी मतलब अनाज पैदा नहीं होता है। Wherever they find food, they pitch their tents and become wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. तो जहाँ पर भी उनको मतलब फूड मिलता है वो वहाँ पर अपना टेंट पिच कर लेते हैं, अपना टेंट लगा लेते हैं और वहाँ पर जो है टेम्परेरी रहना शुरू कर देते हैं। ट्रांजिट होम्स मतलब टेम्परेरी होम। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में अगर सर्वाइव करना है तो रैक पिकिंग सबसे मेन है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और बहुत सालों में तो ये मतलब ऐसा हो जाता है कि एक मतलब एक तरह से कला बन जाती है रैक पिकिंग की, मतलब एक कला बन जाती है इनके लिए। गार्बेज टू डैम इज़ गोल्ड, अब उनके लिए जो गार्बेज जो होता है, गार्बेज नहीं होता उनके लिए क्या होता है, गोल्ड, जैसे कि शुरू में ही बताया गया। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स इवन इफ़ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। अब कहता है कि जो ये गार्बेज है ये उनके लिए मतलब रोज़ की रोटी है, छत है उनके ऊपर, उनके सिर के ऊपर, और फिर भी मतलब क्या हुआ अगर ऐसी छत जो कि लीक करती हो, मतलब चाहे टपकती हो पर छत तो है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चे के लिए तो इससे भी कुछ ज़्यादा है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lit up when you can find a silver coin in a heap of garbage. You don't stop scrounging there is there is a hope of finding more. आई समटाइम फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब से। अब साहिब बताता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपये मिलते हैं और इवन अ 10 रुपी, कई बार तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं। और ये बताते हुए हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जो है उसकी आंखों में चमक होती है, मैंने बड़ा खुश होता है वो बताते हुए कि मुझे 1 रुपये मिलते हैं या फिर कभी तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं गार्बेज से। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंगिंग। अब ये राइटर कहती है कि जब तुमको सिल्वर कॉइन अगर मिलता होगा हीप में से, गार्बेज की जो ढेर है उसमें से, यू डोंट स्टॉप टू स्क्राउंगिंग, तो तुम ढूंढना बंद नहीं करते होंगे, क्योंकि फॉर दिस इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि फिर तुम्हें लगता होगा कि और भी मिल सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा पूछती है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, अब राइटर कहती है कि ऐसा लगता है कि फॉर चिल्ड्रन, फॉर बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। मतलब कूड़े का जो मतलब है ना, वो मतलब पेरेंट्स के लिए बिल्कुल, पेरेंट्स से बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब पेरेंट्स के लिए डिफरेंट है और बच्चों के लिए इसका मतलब कुछ और ही है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, मतलब बच्चों के लिए तो ये मतलब एक तरह से रहस्य है। फॉर द एल्डर इट मीन्स अ सर्वाइवल, मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों के लिए तो वंडर्स है, फिर क्या मिलेगा आगे आगे, मतलब वंडर्स है उनके लिए रहस्य है, और बड़ों के लिए क्या है, गार्बेज मीन्स ऑफ सर्वाइवल है। On one winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club. वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह थी और वो लेखिका जो है देखती है साहिब को, खड़े होता है साहिब फेंस गेट, मतलब जो बंधा हुआ होता है ना चारों तरफ से, उस गेट के जो बंद होता है गेट, ठीक है, उस गेट के पास खड़े हुए, जो कि पड़ोस में एक क्लब होता है, वहाँ पर खड़े हुए देखती है किसको, साहिब को। वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, और साहिब क्या देख रहा होता है, 2 आदमियों को देख रहा होता है जो कि बिल्कुल वाइट कलर में होते हैं, वाइट कपड़े पहने होते हैं, और वो क्या खेल रहे होते हैं, टेनिस खेल रहे होते हैं। तो वो भी फेंस के पास, गेट के पास खड़ा होके साहिब देख रहा होता है उनको। आई लाइक द गेम ही हम्स, आई लाइक द गेम ही हम्स, तो वो कहता है कि मुझे ये गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो इस चीज़ से ही संतुष्ट है, कंटेंट है कि वो जो फेंस है चारों तरफ से जो घेर है उसके बाहर खड़े होकर गेम को देख रहा है, इससे वो संतुष्ट है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड ही एडमिट्स, और वो स्वीकार करता है कि जब कोई भी नहीं होता है चारों तरफ तो मैं अंदर भी जाता हूँ। द गेट कीपर लेट मी यूज़ द स्विंग, और जो यहाँ का गेट कीपर है वो मुझे अंदर जाने देता है और वहाँ की जो झूले हैं वो मुझे यूज़ करने देता है, ऐसा कहता है वो। और अभी तो वो कॉन्टेंट है, मतलब बिल्कुल संतुष्ट है बाहर से गेम को देखते हुए।
साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहिब ने भी जो है टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि बड़े अजीब लग रहे थे। उसके जो कलर, जो कपड़े थे ना, शर्ट और शॉर्ट्स, वो बिल्कुल फीके थे, मतलब फीके पड़े हुए थे, जिस कलर हो गए थे, उनका कलर उड़ गया था। तो ऐसे कपड़ों के साथ वो टेनिस जो शूज़ पहने हुए थे वो बड़े अजीब लग रहे थे। Someone gave them to me, he says in the manner of explanation। अब वो एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किसी ने मुझे ये जो है दिए हुए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy। अब सच्चाई ये थी कि जो जूते थे जो उसको दिए थे साहिब को, वो किसी मतलब अमीर बच्चे के मतलब अनयूज्ड शूज़ थे। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him। अब वो जो जूते थे वो शायद किसी बच्चे ने, जो अमीर बच्चा होगा, अमीर, उसने रिफ्यूज़ कर दिए थे पहनने से, क्योंकि उसमें क्या था, एक होल था। अब वो होल जो है उस साहिब को बिल्कुल बॉदर नहीं करता था, उसको उस होल की बिल्कुल भी टेंशन नहीं थी। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। क्योंकि उसको होल मैटर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि जो था साहिब था वो तो हु हैज़ वॉक बेयरफुट, हमेशा बेयरफुट नंगे पैर चला, इवन आ शूज़, चाहे होल भी हो ऐसा शूज़, उसके लिए तो वो सपना जैसे सच होने जैसा था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। बट वो गेम जो कि वो बड़े चाव से, बड़ी इच्छा से देख रहा है, बड़े ध्यान से देख रहा है, वो तो उसके लगता है कि उसके रीच से बाहर है, उसकी पहुंच से बाहर ही थी। क्योंकि टेनिस जो गेम होती है ये रिच पर्सन की मानी जाती है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ वन on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now walk in a tea stall down the road, he says। अब जिस मॉर्निंग, इस सुबह साहिब जो है रास्ते में होता है और जा रहा होता है मिल्क बूथ की तरफ। इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है, ठीक है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। अब वो बताता है, ही सेज, वो कहता है कि मैं तो जो है अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर की तरफ दिखाते हुए कहता है, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। और कितने पैसे मिलते हैं उसको? 800 रुपये मिलते हैं और उसको पूरा मतलब खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो ये जॉब पसंद करता है? आई आस्क हिज फेस, तो वो राइटर पूछती है क्या ये जॉब पसंद करता है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। अब ऐसे दिखता है कि उसके फेस से जो केयर फ्री वाली लुक थी ना, एक बिंदास वाला, ऐसा मतलब बिना किसी टेंशन वाली जो लुक था उसका, वो बिल्कुल भी गायब ही दिखता है। हिज स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली। अब उसका जो ये स्टील का कैनिस्टर होता है जो उसने उठा रखा होता है, ये शायद हैवी लगता है उसको उसके उस बैग से, प्लास्टिक बैग से, जो कि वो बड़े आराम से इजीली उठाता था। ओवर हिज शोल्डर द बैग वॉज, अच्छा, द बैग वॉज हिज। अब ये जो बैग होता था वो तो उसका होता था अपना। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बट ये कैनिस्टर किससे बिलोंग करता है? ये तो उस आदमी से बिलोंग करता है जो कि वो टी शॉप का मालिक होता है। और वो जो प्लास्टिक बैग वो कैरी करता था मतलब कूड़ा उठाने के लिए, वो तो उसका अपना था ना, तो अपना मालिक वो खुद था। बट यहाँ पर तो वो फिर एक तरह से सर्वेंट बन गया। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब जो है अपना मास्टर नहीं था, इसलिए वो हैप्पी भी नहीं था। तो ये है आपकी फर्स्ट। तो सेकंड स्क्रिप्ट अगर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और थैंक यू।